हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल विजय मेहरा क्रिएशंस वीएमडी स्टूडियोज में। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं दादू बाबू की कहानियां। कहानी शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ 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 उसे सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। ज़्यादा देर न करते हुए आइए शुरू करते हैं दादू बाबू की कहानियां। एक दिन विक्की अपने दादू के पास आया और दादू से बोला, दादू कहानी सुनाओ ना। विक्की के दादू, जो उसे प्यार से बाबू बोलते थे, उन्होंने कहा, कहानी? अच्छा आओ बाबू, मैं आज आपको एक नई कहानी सुनाता हूँ। एक गांव में रामू नाम का एक प्यारा सा लड़का रहा करता था। कई साल पहले उसके पिताजी का देहांत हो गया था और उसकी माताजी भी अभी कुछ ही दिन पहले गुजर गई थी। ऐसे में उसकी दीदी, जिनकी शादी पड़ोस के ही एक गांव में हुई थी, वो उसके पास रहने के लिए आ गई। अपनी दीदी और जीजाजी को देखकर रामू बहुत खुश था कि उसे अब अकेला नहीं रहना पड़ेगा। पर वो बेचारा कहाँ जानता था कि उसकी बहन कितने बुरे और लालची स्वभाव की है। धीरे धीरे रामू की बहन ने रामू पर अत्याचार करने शुरू कर दिए। पूरे गांव में उसकी दीदी ने यह खबर फैला दी थी कि रामू कितना आलसी और निकम्मा है और पढ़ाई करने में जी चुराता है। स्कूल से आते ही उसे घर के कामकाज में लगा देती, खाने को भूसे की रोटी देती और जमीन पर चटाई डालकर सुलाती। सुमन उसे बिल्कुल भी पढ़ने ना देती और किसी को कुछ भी ना बताने की कड़ी हिदायत देती। बेचारा छोटा सा रामू पिटाई के डर से किसी को कुछ भी ना बताता। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन रामू के जीजाजी उसकी दीदी से बोले, अजी सुनती हो, आजकल गांव में बाग लगा हुआ है। आज सुबह ही एक औरत गई थी घास लेने जंगल में, उसको हमला करके मार दिया उसने। मेरी मानो तो कुछ दिन रामू को जंगल में लकड़ियाँ लेने मत भेजना। अजी क्या बात करते हो आप, यही तो मौका है इससे पीछा छुड़ाने का। कमबख्त गले में फांस बन के फंसा हुआ है। अगर इसे बाघ खा जाए तो हम ये सारी जमीन जायदाद बेचकर शहर चले जाएंगे। ऐसा करने की क्या जरूरत है भाग्यवान, अरे भगवान से डरो। रामू के जीजाजी बोले तो सुमन तुनक कर बोली, तुम तो रहने दो जी, मेरा मुंह मत खुलवाओ अब। तुमने तो अपनी सारी जमीन जायदाद अपने जुए की लत और ससुर जी के कर्जे में निपटा दी, वरना हमको यहाँ आने की क्या जरूरत थी। काम धाम तो कुछ करते नहीं हो, बस निठल्ले घूमते रहते हो। ये सुनकर रामू के जीजाजी चुप हो गए और सुमन ने रामू को आवाज लगाई, रामू, अरे ओ रामू, इधर तो आ जरा। रामू, जो कि कमरे के बाहर खड़ा ये सारी बातें सुन रहा था और दुखी हो रहा था, दीदी की आवाज सुनकर कमरे में आया। फिर उसकी दीदी ने एक मोटी सी भूसे की रोटी बांध कर दी और रामू को लकड़ियां काटने के लिए जंगल भेज दी। रामू बगैर एक भी शब्द बोले कुल्हाड़ी उठाकर चुपचाप जंगल की ओर चल दिया। रामू आज बहुत दुखी था। वो नहीं जानता था कि उसकी दीदी उसके बारे में इतना बुरा सोचती है। रामू मन ही मन भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि वो शेर उसे खा जाए। दोपहर बीत चुकी थी। रामू का आज घर जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। तभी उसे भूख का एहसास हुआ और उसने पोटली में बंधी रोटी निकाली। ढलान के किनारे बैठकर कपड़ा खोला ही था कि रोटी कपड़े में से फिसलकर ढलान पर लुढ़कती चली गई। रामू को भूख बहुत तेज लगी थी। वो भी रोटी को पकड़ने के लिए ढलान पर उतरता चला गया। रोटी लुढ़कते लुढ़कते एक भैंसों के तबेले में घुस गई। रामू भी वहां पहुंचा। रामू ने अभी रोटी उठाई ही थी कि एक कड़कदार आवाज उसके कानों में पड़ी।
कौन है रे तू? क्यों आया है यहाँ? जानता नहीं यहाँ इंसानों का आना मना है? रामू ने देखा तो वहां एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। ये शायद वही जादूगरनी थी जिसके किस्से सारे गांव में मशहूर थे और जिसके डर से कोई भी इस तरफ नहीं आता था। अम्मा जी, वो मेरी रोटी यहाँ लुढ़कते हुए आ गई, वही लेने आया हूँ। रामू ने डरते डरते जवाब दिया तो बूढ़ी अम्मा ने फिर से पूछा, हाँ रोटी तो है तेरे हाथ में, पर तू ये भूसे की रोटी क्यों खाता है? रामू ने डरते डरते बूढ़ी जादूगरनी को अपनी पूरी कहानी सुनाई। रामू की दुख भरी कहानी सुनकर बूढ़ी अम्मा बोली, कोई बात नहीं बेटा, अब तुझे वापस जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तू यहाँ रह मेरे पास, तबेले की भैंसों की देखभाल करना और मज़े से रहना। अभी तुझे भूख लगी होगी ना, ले कुछ खा ले। इतना कहकर बूढ़ी जादूगरनी ने हवा में हाथ हिलाया तो वहाँ बढ़िया खाना आ गया जिसे रामू ने पेट भर कर खाया। अब रामू वहीं रहने लगा। वहाँ वह तबेले का ध्यान रखता और बूढ़ी जादूगरनी के साथ खूब बातें करता। ऐसे ही दिन बीतने लगे। एक दिन रामू को अपनी दीदी का ख्याल आया तो उसका मन उससे मिलने का करने लगा। बूढ़ी जादूगरनी ने भी उसे इजाजत दे दी। रामू रात को ही अपनी दीदी से मिलने चल दिया। बूढ़ी जादूगरनी ने अपने जादू से उसके घर के सामने उसे पहुंचा दिया और रामू अपने घर की तरफ दौड़ पड़ा। उधर घर में उसके दीदी और जीजाजी आपस में बातें कर रहे थे। अजी, मैंने कहा 2 महीने हो गए रामू को गायब हुए, अब तक तो वो कहीं मर खप गया होगा। हम ये ज़मीन जायदाद बेचकर शहर चलते हैं। तुम गांव के साहूकार के पास कल ही जाना और ज़मीन जायदाद की कीमत तय कर लेना, समझ गए? अरे भाग्यवान गांव वाले शक करेंगे। अजी, मैंने भी कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली हैं। सारे गांव में पहले ही ये खबर फैला दी है कि रामू का दुख हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, तो हम सब बेच के शहर जाने की सोच रहे हैं। तुम बेकार की चिंता मत करो, बस उतना करो जितना मैं तुमसे कहती हूँ। सुमन अभी बोल ही रही थी कि दरवाजे पर हुई दस्तक ने उसका ध्यान खींचा। दरवाज़ा खोलने पर जब उसने रामू को वहाँ सकुशल खड़ा पाया तो उसके ऊपर तो मानो बिजली ही गिर पड़ी, पर वो प्रत्यक्ष रूप से कुछ न बोली। साफ सुथरे नए कपड़े और स्वस्थ रामू को देखकर वो हैरान थी। सुमन ने पूछा तो रामू ने उसे सारी घटना बताते हुए कहा, ये उपहार अम्मा जी ने तुम्हारे लिए भेजा है दीदी। रामू ने उसे मिठाई का डिब्बा और छोटी सी एक डिबिया दी। फिर बोला, जानती हो, अम्मा के पास ढेर सारी जादुई भैंसें हैं जिनके दूध से ये मिठाई बनी है। खा के देखो, बहुत टेस्टी है। और ये अंगूठी भी अम्मा जी ने अपने खजाने में से तुम्हारे लिए भेजी है। खजाना? हाँ दीदी, बूढ़ी अम्मा के पास इतना खजाना है कि गिनोगे तो गिन नहीं पाओगे। ये सुनते ही लालची सुमन अपने दिमाग में कुछ ताना बाना बुनते हुए प्यार से रामू से बोली, तुम तो वहाँ मजे से रहे और हम यहाँ कितने दुखी हुए, पता है तुझे? जब से तू गया है हमारी नींद, भूख, प्यास सब मर गई है। मैं तो बस उस पल को कोस रही थी जब मैंने तुझे जंगल भेजा। पर चलो कोई नहीं, मेरा प्यारा भैया घर आ गया है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तू बैठ, मैं कुछ खाने को तेरे लिए बना के लाती हूँ। कुछ ही देर में सुमन पकवान बनाकर ले आई और रामू की बहुत खातिरदारी करने लगी। उसे ये सब करता देख उसका पति बहुत हैरान था, पर मुंह से कुछ भी ना बोला। सुबह तड़के जब रामू वापस जाने लगा तो सुमन ने भी बूढ़ी अम्मा से मिलने की जिद की। रामू खुशी खुशी उसे अपने साथ लेकर चल दिया। वहां पहुंचकर तबेले में बंधी तंदुरुस्त भैंसों को देखकर सुमन का दिल मचल गया। थोड़ी देर बाद बूढ़ी जादूगरनी से कुछ औपचारिक बातें कर सुमन ने कहा, अच्छा अम्मा जी, अब मैं घर चलती हूँ। अब रामू को भी आप मेरे साथ भेज दीजिए, इसके बिना सब कुछ सूना लगता है। नहीं, मैं बूढ़ी अम्मा को छोड़कर नहीं जाऊँगा। इतना कहकर रामू बूढ़ी जादूगरनी से लिपट गया। चल मेरे भाई रामू चल,
तुझे पढ़ लिख कर बड़ा होकर डॉक्टर भी तो बनना है। क्या बताऊं अम्मा जी, हमारी माताजी की ये आखिरी इच्छा थी। माना कि हम लोग बड़े गरीब हैं, पर फिर भी अपनी पूरी कोशिश करेंगे। पर इसके लिए इसे गांव जाकर पढ़ना लिखना तो पड़ेगा ना। हाँ रामू बेटे, तुम्हारी दीदी बिल्कुल ठीक कह रही है। इतना कहकर बूढ़ी जादूगरनी ने उन्हें बहुत सा धन और एक तंदुरुस्त भैंस देकर विदा किया। वो दोनों अपने गांव की ओर चल दिए और बूढ़ी जादूगरनी उन्हें देखकर रहस्यमय ढंग से मुस्कुरा रही थी। गांव जाते हुए रास्ते में सुमन मन ही मन सोच रही थी कि जैसा उसने सोचा था वैसा ही हुआ। अब वो सारी जमीन जायदाद और बूढ़ी अम्मा का दिया हुआ धन और भैंस लेकर अपने पति को साथ ले शहर चली जाएगी और रास्ते में ही कहीं जंगल में रामू से भी पीछा छुड़ा लेगी। अपनी चालाकी पर सुमन फूले नहीं समा रही थी। वो लोग गांव पहुंच चुके थे, पर गांव में घुसते ही एक विचित्र घटना हुई। बूढ़ी जादूगरनी की भैंस के गले में बंधे घंटे से जोर जोर से आवाजें आने लगी। ये आवाजें सुमन और उसके पति की थी। यही तो मौका है इससे पीछा छुड़ाने का। कमबख्त गले में फांस बन के फंसा हुआ है। अगर इसे बाघ खा जाए तो हम ये सारी जमीन जायदाद बेचकर शहर चले जाएंगे। ये उस दिन की आवाजें थी जब सुमन ने रामू से पीछा छुड़ाने के लिए उसे लकड़ी लाने जंगल में भेजा था। और वो आवाजें भी आने लगी जो सुमन रास्ते में अपने मन में सोच रही थी। अब तक तो कहीं मर खप गया होगा। हम ये जमीन जायदाद बेचकर शहर चलते हैं। अब सुमन को काटो तो खून नहीं। सभी गांव वालों के सामने उसकी पोल खुल चुकी थी। थोड़ी ही देर में गांव के मुखिया जी ने पंचायत बुलाई और उसमें हुए फैसले के अनुसार सुमन और उसके पति को खाली हाथ गांव से निकाल दिया गया। मुखिया जी ने रामू को अपनी सरपरस्ती में ले लिया। अब रामू मंडक आकर पढ़ता, खेलता और अक्सर बूढ़ी जादूगरनी से मिलने चला जाता था। तो बताओ बाबू, इस कहानी से आपने क्या सीखा? इससे हमें ये सीख मिलती है दादू कि लालच का फल हमेशा बुरा होता है। जैसी करनी वैसी भरनी, है ना दादू? हाँ बाबू। उम्मीद करता हूँ कि ये कहानी आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी। अब मिलता हूँ अगले हफ्ते एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।